हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस स्टडी करेंगे, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है फिस्कल फंक्शंस। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके आए हुए हैं काफ़ी बार, और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने खुद बनाए हैं। पब्लिक फाइनेंस, जिसमें फिस्कल फंक्शंस हमें दिए हुए हैं। तो 3 हमारे फिस्कल फंक्शंस होते हैं, जो कि पहला है एलोकेशन, दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है स्टेबलाइजेशन। तो इसको आज मैं एक्सप्लेन करूँगी तीनों को बारी बारी से। सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, कि बेसिकली ये चैप्टर है किस लिए, और उसके बाद हम इन तीनों पर आएंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन गिवन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन आवर डे टू डे लाइफ that government at various level impose many rules and regulation in the economy, some matters still go unregulated। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बात बोली गई है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अलग अलग लेवल पर जो है रूल और रेगुलेशंस इम्पोज करती है। इम्पोज मतलब हमारे ऊपर लागू करती है ना, पब्लिक पर। तो सम मैटर्स स्टिल गो अनरेगुलेटेड, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं जो अनरेगुलेटेड होते हैं, यानी कि वो रेगुलेट होते ही नहीं हैं। उसके बाद सिमिलरली मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी कंज्यूम आर प्रोवाइडेड टू अस बाय प्राइवेट प्रोड्यूसर। हम जानते हैं कि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज, मोस्ट यानी कि काफ़ी सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूम करते हैं ना, आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द प्राइवेट प्रोड्यूसर। वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो प्राइवेट प्रोडक्शन करते हैं वो। लेकिन कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि लिखा हुआ है कि बट सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट। वो सिर्फ और सिर्फ हमें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो, रेलवे सर्विसेज जो है वो हमें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है ना। और काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज, काफ़ी सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है कंज्यूमर्स को। जैसे कि हम इसमें लिक्वर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। उसके बाद द पर्पस, the purpose of this lesson is to examine the economic function of the government and to understand why the government should invariably perform them। तो अब इस जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फिस्कल फंक्शंस के बारे में, इस लेसन का यही पर्पस है कि ये एग्जामिन करना कि जो इकोनॉमिक फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के वो क्या हैं, और जो है उनको अंडरस्टैंड करना, समझना कि वाई, क्यों द गवर्नमेंट शुड इनवेरिएबली परफॉर्म दैम, गवर्नमेंट उनको कैसे, किस तरीके से डिफरेंटली परफॉर्म करती हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि है एलोकेशन फंक्शन। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था चैप्टर के बारे में कि बेसिकली गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वही हमने स्टडी किया। एलोकेशन फंक्शन, तो गवर्नमेंट का एलोकेशन फंक्शन पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से एलोकेट करती है। एलोकेट का मतलब होता है एक तरीके से, यहाँ पे गिवन है कि रिसोर्सेज, हम जानते हैं रिसोर्सेज जो है एलोकेशन, रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है वो क्या होता है? टू द वे इन विच ऑफ द अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एलोकेटेड। तो एलोकेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से बांटना, है ना, कि गवर्नमेंट किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, बांटती है, किस तरीके से, टू द वे इन विच, उस तरीके से द अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एलोकेटेड अमंग द वेरियस यूजेस। मतलब रिसोर्सेज का उस तरीके से एलोकेशन करना जिस तरीके से जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के वो इस तरीके से एलोकेट हों, विच दे माइट बी पुट मतलब जिस हिसाब से वो किए जाने हों। तो इट determines how much of the various kinds of goods and services will actually be produced in an economy। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है
कि रिसोर्सेज एलोकेशन से क्या मतलब है कि ऐसा वे मतलब इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाना चाहिए जिसमें जो भी हमारे पास फैक्टर्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं प्रोडक्शन के, वो एलोकेटेड हों अमंग द वेरियस यूजेस, मतलब उसके काफ़ी यूजेस हों, उसको यूज़ किया जाए। और इट डेटरमाइंस, ये भी डेटरमाइन करता है एलोकेशन फंक्शन कि हाउ मच ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल एक्चुअली बी प्रोड्यूस, कि कितने टाइप के, कितने प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक्चुअल में प्रोड्यूस किए जाएंगे इकोनॉमी में। क्योंकि जिस तरीके से आप रिसोर्सेज को एलोकेट करती है गवर्नमेंट, तो उस तरीके से हमें ये भी डिटरमाइन हो जाता है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होंगे। तो अब ना द प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स एलोकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पे बोला गया है जो प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कराती, वो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है वो मार्केट की सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है, और उनका प्राइस भी जो है उन्हीं पर डिपेंड करता है, कंज्यूमर्स सोवरेनिटी एंड प्रोड्यूसर के प्रॉफिट मोटिव्स पर। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिस तरीके से कंज्यूमर उनकी डिमांड करेगा उन प्रोडक्ट्स की, उन गुड्स एंड सर्विसेज की, और जिस हिसाब से प्रोड्यूसर फ़ायदा कमाना चाहते हैं उस पर प्राइस मैकेनिज़्म डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ कि कोई प्राइवेट रिसोर्स है और जो भी उस प्राइवेट रिसोर्स का प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो हाई कॉस्ट पे बेचेगा, है ना। तो हाई कॉस्ट पे बेचेगा, अगर कंज्यूमर भी डिमांड करेगा तो उस हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड होगा, है ना। तो अब डिमांड एंड सप्लाई पर भी डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज का एलोकेशन। और गवर्नमेंट की बात करें दूसरी ओर, ऑन दी अदर हैंड द स्टेट्स एलोकेशन, यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट के एलोकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंटल बजटिंग। तो अब गवर्नमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट कैसे उनको एलोकेट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी गवर्नमेंट बजट बनाती है हर साल, उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट को कितना रिवेन्यू का की रिक्वायरमेंट है या कितना गवर्नमेंट जो है खर्चा करेगी, उस पर डिपेंड करता है ये एलोकेशन। उस तरीके से गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर भी देखकर चलना पड़ता है, अपने बजट को देखकर चलना पड़ता है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट भी प्राइस डिसाइड करती है ना। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट भी रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है। तो ये तो था प्राइवेट सेक्टर कैसे एलोकेट करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर कैसे एलोकेट करते हैं। बट हम बात करें रियल वर्ल्ड में, तो क्या बोला गया है कि इन द रियल वर्ल्ड रिसोर्सेज एलोकेशन इज बोथ मार्केट डिटरमाइंड एंड गवर्नमेंट डिटरमाइंड। कि जो रियल वर्ल्ड है उसमें जो भी रिसोर्स का एलोकेशन होता है ना, वो मार्केट भी डिसाइड करता है और गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है। तो बेसिकली दोनों का ही रोल है। मार्केट यानी कि मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, और गवर्नमेंट की हो रही है। तो अब ए वैरायटी ऑफ एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबली बाय विच गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस रिसोर्स एलोकेशन। अब ना देखो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे भी कुछ एलोकेशंस होते हैं, एलोकेशंस मतलब उस तरीके से एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे कि गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है रिसोर्स एलोकेशन को इकोनॉमी में, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि क्या, पहला, गवर्नमेंट में डायरेक्टली प्रोड्यूस द इकोनॉमिक गुड। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्टली जो है इकोनॉमिक गुड प्रोड्यूस कर सकती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, है ना। तो ये क्या है, गवर्नमेंट खुद ही अपने हाथ में ले रही है, सब कुछ खुद ही एलोकेट कर रही है रिसोर्सेज का, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के अंडर आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, गवर्नमेंट का एक एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है वो एलोकेट कर रही है। दूसरा क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस, अब गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रभावित कर सकती है किसको, प्राइवेट एलोकेशन को। कैसे, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव से। जैसे कि क्या, कि मान लो गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स कंसेशन और सब्सिडी दे, किसको,
मे बी गिवन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट प्रमोट सोशल वेलफेयर, मतलब ऐसे गुड्स या फिर ऐसी सर्विसेज जो लोगों की भलाई के लिए हो, सोशल वेलफेयर के लिए हो, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स का कंसेशन दे सकती है कि भाई जो भी कंपनी वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है उनको टैक्स में कटौती दे सकती है कि हाँ भाई आप कम टैक्स दो, या फिर उनको सब्सिडी प्रोवाइड करा सकती है ना। और वहीं बात करें दूसरी ओर कि अगर कोई अल्कोहल या सिगरेट का इस तरीके से गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है इस तरीके के, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ज़्यादा टैक्स चार्ज कर सकती है। तो ये थे गवर्नमेंट के एलोकेशन रिसोर्सेज। तो बेसिकली एलोकेशन फंक्शन से क्या कंक्लूजन निकल करके आया कि मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर इज वन ऑफ द प्राइमरी एंड मोस्ट कॉमनली मैनिफेस्ट रीजन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट, कि गवर्नमेंट मार्केट में क्यों इंटरवेंशन कर रही है। इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी क्यों कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का एकमात्र उद्देश्य ये है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल वेलफेयर ज़्यादा हो, मैक्सिमाइज हो, यही मेन रीज़न होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का, कि गवर्नमेंट भी मार्केट में दखल अंदाजी करती है। एंड ये कंक्लूजन था एलोकेशन फंक्शन का। नाउ लेट्स मूव ऑन द अदर फंक्शन दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें तो बेसिकली ये है क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन नाम से क्या पता चल रहा है कि कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी कि दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है क्या। तो बोला गया है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ बजट इज रिलेटेड टू द बेसिक क्वेश्चन ऑफ फॉर whom शुड एन इकोनॉमी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन होता है बजट का, ये किससे रिलेटेड होता है, एक बेसिक क्वेश्चन से कि हम किसके लिए, लिखा है ना फॉर whom, किसके लिए, शुड एन इकोनॉमी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इकोनॉमी को गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए बनानी चाहिए, एक बेसिक क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो अब बोला गया है कि द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एम एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, की डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्या उद्देश्य है कि इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, इनकम जो भी कमाई है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऐसा क्यों, सो एज टू एंश्योर, क्या एंश्योर करने के लिए, इक्वालिटी, इक्विटी एंड फेयरनेस, टू प्रमोट द वेल बीइंग टू ऑल द सेक्शन ऑफ द पीपल। तो बोला गया है कि बेसिकली जो रिच लोग होते हैं उनकी ज़्यादा कमाई होती है, जो पुअर लोग होते हैं उनकी कम कमाई होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, ये यही इंश्योर करने के लिए आया कि थोड़ी इक्वालिटी भी मेंटेन हो। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लो, जो कम कमा रहे हैं उनसे कम टैक्स लो, है ना। तो इससे ये बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के कैटेगरी में आता है, जिसमें वेलबींग को प्रमोट किया जाता है कि जो जितने भी सेक्शंस हैं हमारे वो जो है उनके वेलबींग के लिए कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। और बोला गया है कि वेलबींग टू ऑल सेक्शन ऑफ पीपल एंड इज़ अचीव्ड थ्रू टैक्सेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया टैक्सेशन के थ्रू। पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है कि गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए खर्चा करती है। रेगुलेशन एंड प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू टारगेट पॉपुलेशन, जो भी गरीब जनता है उनके लिए काम करती है गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन काम करता है, मतलब क्या काम है इसका। नंबर 1 टैक्सेशन पॉलिसी, जो कि मैंने आपको बताया कि टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वेयर बाय प्रोग्रेसिव, जैसे मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है, कि रिच इज कंबाइंड विद प्रोविजन ऑफ सब्सिडी टू द पुअर होल्डर, मतलब रिच को कंबाइन कर दिया प्रोविजंस के साथ, मतलब कि भाई ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा दो, एंड पुअर हाउस होल्ड्स को क्या दी गई, सब्सिडी दी गई। तो ये क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है, जिसमें हम इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बेसिकली, कि भाई थोड़ी इक्वालिटी भी आए। दूसरा, स्पेशल स्कीम फॉर बैकवर्ड रीजन, जो भी बैकवर्ड पिछड़े इलाके हैं उनके लिए स्पेशल स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने। और फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि बहुत ही गरीब जनता जो है उनकी लिए जो है गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स चलाई हैं। तो ये था हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हम आ जाते हैं अपने अनदर फंक्शन, जो कि है स्टेबलाइजेशन फंक्शन।
तो अब हम बात करेंगे स्टेबलाइजेशन फंक्शन की। तो यहाँ पे बोला गया है स्टेबलाइजेशन फंक्शन एक वन ऑफ द की फंक्शन है फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी आप समझते हैं ना, जो गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक फिस्कल पॉलिसी होता है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, गवर्नमेंट बनाती है ये पॉलिसीज़, जिसमें क्या एम बोला गया है, एम एट एलिमिनेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन का क्या मतलब है, नाम से क्या पता चल रहा है कि कुछ स्टेबल करना है, हमको कुछ स्थिर बनाना है, स्टेबलाइज करना है, यानी कि जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनको स्टेबलाइज करना है, हमको एलिमिनेट करना है फ्लक्चुएशंस को, और हमें अपना इकोनॉमी को स्टेबल बनाना है, स्थिर बनाना है। तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन का यही काम है कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से बनाए कि फ्लक्चुएशंस को एलिमिनेट किया जाए और स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए। तो इट इज कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस, एक सेकेंड, तो यहाँ पे बोला गया है इट इज कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमी in the terms of labor employment, capital utilization, overall output, income, general price levels in economic growth, balance of international payments। तो यहाँ पे बोला गया है कि stabilization function जो है वो इन एरियाज़ में जो है इसका काम होता है, जैसे कि जो भी हमारी इकोनॉमी है, एग्रीगेट का मतलब होता है कि जितना भी एक इकोनॉमी में काम होता है, जो भी परफॉर्मेंसेज होती हैं, तो इसके एग्रीगेट से ये कंसर्न है, यानी कि स्टेबलाइजेशन फंक्शन जो है वो इनकी परफॉर्मेंस देखता है। जैसे कि क्या, किस चीज़ का एग्रीगेट, मतलब किस चीज़, एग्रीगेट को बेसिकली बोलते हैं सम, SUM, सम, किस चीज़ का सम की बात हो रही है, जैसे कि लेबर एम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब स्टेबलाइजेशन फंक्शन का काम है लेबर एम्प्लॉयमेंट देखना, और कैपिटल यूटिलाइजेशन, कि भाई कैपिटल जो पूंजी लगाई गई है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उसका यूज़ प्रॉपरली हो भी रहा है या नहीं हो रहा, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही, रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ओवरऑल आउटपुट क्या आ रहा है, मतलब जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप कैपिटल लगा रहे हो, लेबर को लगा रहे हो, तो क्या आउटपुट निकल करके आ रहा है, इनकम, चलो ठीक है जी, आउटपुट आ गया, इनकम कितनी हो रही है लोगों की, जनरल प्राइस लेवल क्या है प्रोडक्ट्स का, और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, साथ में इंटरनेशनल पेमेंट का बैलेंस भी। समझते हैं ये बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जिसको आपने पढ़ा होगा, अगर तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है हमारा, है ना, तो जो भी हमें पेमेंट्स करनी होती हैं वो करनी होती है हमें फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेक्स में करनी होती है। तो बेसिकली हमारी सरकार के पास कितना बैलेंस पड़ा है इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चलो जी आगे बढ़े। उसके बाद दिया हुआ है कि गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब दखल अंदाजी, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन इंटरवेंशन में भी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज फिस्कल पॉलिसी। अब गवर्नमेंट कैसे इंटरवेन करेगी, कैसे वो दखल अंदाजी करेगी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। तो ये पॉलिसी बना के गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेन कर सकती है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में क्या बोला गया है? तो बोला गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ अ सिंगुलर ऑब्जेक्टिव, कि मॉनेटरी पॉलिसी का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। जो भी मार्केट में मनी की सप्लाई है ना, उसको कंट्रोल करना, और जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी का वो। तो मॉनेटरी पॉलिसी का सिंगुलर ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंट्रोलिंग द साइज ऑफ मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। दूसरी ओर बात करें फिस्कल पॉलिसी का क्या एम है? चेंजिंग एग्रीगेट डिमांड बाय सूटेबल चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस से, कि फिस्कल पॉलिसी का क्या एम है? जो भी डिमांड चेंज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड, तो जो भी टोटल एग्रीगेट डिमांड चेंज हो रही है बाय सूटेबल चेंजेस, तो वो सूटेबल होनी चाहिए। चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस, यानी कि गवर्नमेंट जिस तरीके से स्पेंड करेगी या गवर्नमेंट की जो भी टैक्सेशन पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
तो ये फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य होता है। तो यहाँ तक थे हमारे तीनों फंक्शन। आई होप आपको क्लियर होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।